everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official channel of Law Prep Tutorials. आज हम लोग एक ऐसे इशू के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट 80 से भी ज्यादा केसेस फाइल कर दिए ताकि वो वाइफ को लीगली हैरेस कर पाए। ये इशू बेसिकली रिलेटेड है एक केस से जहां पे हस्बैंड और वाइफ लीगली सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट किया जाता है फैमिली कोर्ट के द्वारा और वो इस मेंटेनेंस देने के प्रोसेस को डिले करने की वजह से लगातार कंसिस्टेंटली मल्टीपल सिविल और क्रिमिनल केसेस फाइल करता रहता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट। क्या है ये इशू, इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट्स दैट वी हैव। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पार्टीज की मैरिज होती है 2010 के अंदर। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2016 में ये लोग सेपरेट हो जाते हैं और इनसे पहले इनके 2 माइनर चिल्ड्रन भी होते हैं जो कि 2 सन्स हैं इस केस में। सेपरेशन के बाद अगर देखें तो वाइफ क्या करती है, दोनों बच्चों की कस्टडी ले लेती है क्योंकि वाइफ यहां इस केस में प्राइमरी केयर गिवर है। नेक्स्ट, वाइफ कोर्ट को अप्रोच करती है मेंटेनेंस मांगने के लिए, रेजिडेंस राइट्स मांगने के लिए और बाद में डिवोर्स भी क्लेम करने के लिए। अब अगर हम देखते हैं यहां पे हस्बैंड क्या करता है, जो इंटरिम मेंटेनेंस जो ग्रांट किया गया फैमिली कोर्ट के द्वारा उसको ना देना पड़े, इसको डिले करने के लिए मल्टीपल केसेस लगातार फाइल करता रहता है। नेक्स्ट है, हस्बैंड ने करीब 80 से भी ज्यादा केसेस को फाइल किया है जो कि क्रिमिनल कंप्लेंट्स हैं, सिविल केसेस हैं और यहां पे वो सिर्फ वाइफ के अगेंस्ट केस नहीं फाइल करता है, वो वाइफ के रिलेटिव्स और वाइफ के जो एडवोकेट्स हैं उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट्स और केसेस फाइल करता जाता है। राइट, टाइमलाइन क्या हमने देखी यहां पे, 2010 में मैरिज होती है, 2016 में सेपरेशन होता है, 2019 में फैमिली कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट करते हैं। उसके बाद हस्बैंड क्या करता है, 2020 से लेकर के 24 तक कोई भी मेंटेनेंस ग्रांट करने में अपनी इनएबिलिटी दिखाता है और बोलता है कि वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है मेंटेनेंस पे करने में। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इस अब्यूज को नोटिस करते हैं और 2026 में वो बेसिकली क्या करते हैं, फाइनल जजमेंट देते हैं। सो नाउ फिर से अगर एक बार समझते हैं, 2020 से 24 तक हस्बैंड रिपीटेडली क्या कर गया, फेल कर गया मेंटेनेंस देने से अपनी 2 रीजन बता करके। पहला कि उसकी इनएबिलिटी है, वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, और दूसरा रीजन वो ये बताता है कि इस इशू से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं, तो उनके डिसाइड होने तक वो मेंटेनेंस देने या ना देने के प्रोसेस को डिले कर सकता है। टाइमलाइन देखते हैं, 2016 में सेपरेशन, 19 में इंटरिम मेंटेनेंस, 2025 में कोर्ट इसको अब्यूज को ऑब्जर्व करती है और 26 के अंदर सुप्रीम कोर्ट फाइनली अपना जजमेंट डिलीवर करते हैं। अब अगर हम लोग हैरेसमेंट देखते हैं तो हस्बैंड ने प्राइमरी विक्टिम जो है इस हैरेसमेंट की, वो सबसे पहले निकल करके आती हैं वाइफ, और वाइफ यहां पे अगर हम देखें तो शी विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी विक्टिम बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैज बीन फाइल्ड हियर अगेंस्ट हर। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंडरी विक्टिम्स भी इसके अंदर कुछ इन्वॉल्व है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लॉयर हस्बैंड है इस केस में, उसने सिर्फ अपनी वाइफ के अगेंस्ट केस नहीं फाइल किया बल्कि उसने अपनी वाइफ के रिलेटिव्स और उसके एडवोकेट के अगेंस्ट भी कंप्लेंट्स या केसेस फाइल किए। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड टिल नाउ। अब कौन से लीगल टूल्स हैं जो यहां पे इन्वॉल्व है या क्या प्रोविजंस है जो इन्वॉल्व है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी जो है वो क्या करता है, वो पावर देता है किसी भी पर्सन को कि वो मैजिस्ट्रेट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग एन एफआईआर। जो लॉयर है इस केस में उसने रिपीटेडली इस लीगल प्रोविजन का मिसयूज किया है फॉर फाइलिंग मल्टीपल क्रिमिनल कंप्लेंट्स अगेंस्ट द वाइफ हियर। राइट, सेक्शन 35 के बारे में अगर हम बात करें, सेक्शन 35 एडवोकेट्स एक्ट का जो है वो ये बात करता है कि अगर कोई भी एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हुए अगर पाया जाता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी बाय डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल। तो इस प्रोविजन को भी यहां पे इन्वोक किया गया है क्योंकि लॉयर ने इस केस में अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को मिसयूज किया है फॉर गेनिंग पर्सनल एडवांटेज और गेनिंग अनफेयर एडवांटेज। नेक्स्ट इज सेक्शन 340 सीआरपीसी। सेक्शन 340 सीआरपीसी किस बारे में बात करता है? सबसे पहला बात करता है परजुरी के बारे में, सेकंड ये बात करता है फैब्रिकेशन के बारे में, फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस।
अब यहीं पे अगर हम बात करें, परजुरी का मतलब होता है लाइंग अंडर ओथ, ओथ लेकर के, शपथ लेकर के कोर्ट में झूठ बोलना, दिस इन इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम। सेकेंडली, जहां पे कोई एक इंसान फैब्रिकेशन करता है, यानी कोई फोर्स डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है या कुछ ऐसा करता है विथ एविडेंस, तो उसको भी सेक्शन 340 के आगे यहां पे प्रेजेंट किया गया है। यह प्रोविजन यहां इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि हस्बैंड ने यहां पे झूठ बोलते हुए या मिसरिप्रेजेंट करते हुए अपनी इनएबिलिटी जाहिर करी है कोर्ट में कि वो मेंटेनेंस का अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो मेंटेनेंस के लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज यहां पे आ जाएगा आपका 125 सीआरपीसी। ये प्रोविजन जो है ये बात करता है मेंटेनेंस के बारे में, दैट एनी एबल पर्सन शुड मेंटेन देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड वाइफ, राइट। इन जनरल ये प्रोविजन बात करता है मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, तो मेंटेनेंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके यहां पे उसकी भी एप्लीकेबिलिटी की गई है। अब रजनीश वर्सेस नेहा का लैंडमार्क केस है। रजनीश वर्सेस नेहा के केस में यह बात बताई गई कि जहां पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, वहां पे दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी फाइनेंशियल चीजों को डिस्क्लोज करें। तो बेसिकली एक इनकम एफिडेविट सबसे पहले तो लगाना होगा। जो भी स्पाउसेस ऐसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आ रहे हैं, तो सबसे पहले इनको इनकम एफिडेविट लगाना पड़ेगा, डिस्क्लोजिंग देयर इनकम या फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। सेकेंड, इनको अपने एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी डिक्लेयर करना होगा, सो दैट कोर्ट इनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को डिटरमाइन कर पाए। इस केस में यह बात भी बताई गई है कि रजनीश वर्सेस नेहा 2021 में जो प्रिंसिपल्स दिए गए, उसका भी क्लियर कट वायलेशन किया गया है, क्योंकि हस्बैंड ने यहां पे अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को क्लियरली मिसरिप्रेजेंट किया है बाय नॉट डिस्क्लोजिंग द करेक्ट इनकम और करेक्ट फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, राइट। अब अगर हम इसके आगे बात करते हैं, दैट इज सीपी ऑर्डर 39 रूल 11 ऑफ सीपीसी। ये बेसिकली बात करता है सूट्स बाय इंडिजेंट पर्संस की। बट हाउएवर द क्लॉज सेज कि अगर कहीं पे मिसकंडक्ट दिखता है तो सच अ सूट शैल नॉट बी अलाउड, राइट। तो सिंस ये क्लासिक केस है, एक सिस्टमैटिक तरीके से मल्टीपल केसेस को फाइल करके एक पार्टी को हैरेस करने का, तो इसलिए सूट इज लाइबल टू बी dismissed here in this case, right? These are the legal provisions that we talked about, right? 156 clause 3 CRPC, section 35 of Advocates Act 1961, which talks about professional misconduct, 340 which talks about perjury and fabrication. Then we have 125 CRPC, Rajneesh versus Neha का landmark case है, and order 39 rule 11 of IPC. अब अगर हम देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि हस्बैंड के साइड के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं सबसे पहले, और वाइफ का रिस्पॉन्स क्या है, एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है। हस्बैंड ने यह क्लेम किया कि वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से गुजर रहा है, इसलिए वो मेंटेनेंस पे करने में सक्षम नहीं है, राइट। वो मेंटेनेंस नहीं पे कर पा रहा है, राइट। वाइफ का स्टैंड ये है कि ये पर्सन डिलिबरेटली मेंटेनेंस ग्रांट करना अवॉइड कर रहा है बाय फाइलिंग मल्टीपल केसेस। अब सुप्रीम कोर्ट का इस बात पे ये कहना है कि ये क्लेम कि ये फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है लॉयर, ये जेन्युइन नहीं है, एंड दिस इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन। ये एक कैलकुलेटेड, ये एक सोचा समझा अटेम्प्ट है, कोशिश है अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेड करने की, उससे भागने की, राइट। नेक्स्ट, हस्बैंड यहां पे क्लेम कर रहा है 20 करोड़ कॉम्पनसेशन वाइफ से, और यह भी बोला गया है कि वाइफ ने यहां पे 498A और डीवी एक्ट के अंदर केसेस फाइल करे हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, जो कि झूठे हैं। 498A के बारे में अगर हम बात करें तो 498A टॉक्स अबाउट क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड। डीवी एक्ट जो है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द रेमेडीज आर सिविल, राइट। सो डीवी एक्ट फॉर क्लेमिंग कॉम्पनसेशन, एंड 498A विच टॉक्स अबाउट क्रिमिनल लाइबिलिटी इन केस जहां पे कोई क्रूएलिटी करी गई है हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के द्वारा। तो हस्बैंड ये बोल रहा है कि झूठे केसेस इन्होंने फाइल कर दिए हैं मेरे ऊपर। वाइफ का स्टैंस ये है कि 80 से भी ज्यादा केसेस जो फाइल करे गए हैं मेरे ऊपर, वो एक मेंटल हैरेसमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और इसको स्ट्रेटेजिकली एक प्लान्ड वे में किया गया है। वो भी एक बात है जो कि हाईलाइट की जानी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज
लिटिगेशन को यहां पर सिर्फ एक प्योर टूल की तरह यूज किया गया है, लीगल प्रोसेस को डिले करने के लिए, मेंटेनेंस को ना देने के लिए, एंड एज अ टूल ऑफ हैरेसमेंट इन जनरल, राइट। लास्ट में हस्बैंड यहां पे बच्चों की कस्टडी भी सीख कर रहा है और वाइफ यहां पे कह रही है कि सिंस मैं प्राइमरी केयर गिवर हूं, राइट, और मैं चिल्ड्रन की कस्टडी होल्ड कर रही थी उस टाइम के दौरान भी, जिस टाइम पे ये इंसान मुझे इतने ज्यादा लीगल हैरेसमेंट से सब्जेक्ट कर रहा था, तो इसलिए उनका कहना है कि कस्टडी मुझे ही मिलनी चाहिए। कोर्ट ने यहां पे होल्ड किया है कि चिल्ड्रन का वेलफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कस्टडी के केसेस में, और हस्बैंड का कंडक्ट जो है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हस्बैंड के पास कस्टडी जाना बच्चों की वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, राइट। सो आई होप अब आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से अब आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नेक्स्ट मान लो हम सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे उठता है कि क्या ये 80 केसेस जो फाइल किए गए हैं क्या ये लीगली और टेक्निकली मेंटेनेबल है, राइट। सेकेंड, या फिर ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, या फिर जो इंटेंशन है यहां पे 80 केसेस फाइल करने का वो अब्यूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस को यहां पे क्या किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है अपने पर्सनल गेन के लिए, राइट, या किसी को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए, राइट। विंडिक्टिव मतलब दिस इज काइंड ऑफ रिवेंज। वेक्सेशियस के बारे में अगर हम बात करें तो कॉजिंग एक्सट्रीम अनॉयंस टू समवन, राइट। ऑप्रेसिव, किसी को ऑप्रेस करना, किसी को दबाना, राइट। अब यहां पे देखें तो जो ये जजमेंट दिया गया है सबसे पहले तो एक यूनिक लीगल प्रॉब्लम पोज करता है, जहां पे इतने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं, तो कोर्ट को यहां पे क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यूज किया है आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, राइट। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं, कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं ऐसे केसेस में जहां पे जो लीगल प्रोविजंस हैं वो या तो एब्सेंट हैं या फिर इनसफिशिएंट हैं टू रीच टू अ कंक्लूजन, राइट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां अपने पावर को इन्वोक किया है। क्वेश्चन ये होता है कि स्टैंडर्ड लीगल प्रोसेस पे अगर आप रिलाई करते हैं तो पहले 80 केसेस आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, फाइनल डिसीजन आएगा कि क्या सिनेरियो है यहां पे। अब आर्टिकल 142 के थ्रू अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करते हैं यहां पे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंश्योर कर सकते हैं कि इस केस में कंप्लीट जस्टिस तक जो विक्टिम है वो पहुंच रहा है या फिर नहीं, राइट। कोर्ट ने इस पावर को इन्वोक किया और वो जो स्ट्रिक्ट लॉज जो बने हुए हैं, राइट, जो लिटरल लॉज है उनसे थोड़ा आगे गए और उन्होंने बोला कि ये एक अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस है, इसलिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं हम सिर्फ उसको नहीं फॉलो कर सकते एंड वी विल हैव टू गो बियॉन्ड दैट। अब वर्डिक्ट क्या आया इसको समझिए। सबसे पहले तो डिवोर्स इमीडिएटली ग्रांट कर दिया गया यहां पे, जिसके बारे में बात हो रही थी पहले, राइट। मैरिज को लीगली डिसॉल्व कर दिया गया और ये बात बोली गई दैट द मैरिज हैज irretrievably broken down, which basically means that there is no love and affection left in the marriage, so there is no point for the parties to be in the institution of marriage, right। अब जो इन्होंने 80 से भी ज्यादा केसेस फाइल करे थे, एक लीगल शील्ड बना करके उन सारे केसेस को क्वाश कर दिया गया है। ऑल दोस केसेस हैव बीन डिसमिस्ड और हस्बैंड को इस इशू के ऊपर कोई और केस फाइल करने से कोर्ट ने बार कर दिया है, प्रोहिबिट कर दिया है, जहां पे उसका इंटेंशन दिख रहा था कि क्या है। कस्टडी 2 माइनर बच्चों की वाइफ को ग्रांट करी गई और विजिटेशन राइट्स, मिलने के, विजिट करने के राइट्स किसको दिए गए, हस्बैंड को दिए गए हैं, ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया जा सके कस्टडी के केसेस में। अब अगर फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात करें या कॉम्पेंसेशन के बारे में बात करें तो कोर्ट ने 5 करोड़ लमसम सेटलमेंट अवार्ड दिया है यहां पे वाइफ को। ये कवर करता है पास्ट की मेंटेनेंस जो नहीं दी है 2020 से 24 तक हस्बैंड ने, और उसके आगे भी नहीं दी है, बच्चों के लिए सपोर्ट, और जो भी एक्सेसिव लिटिगेशन एक्सपेंसेस या जो खर्चा हुआ है वाइफ का इस हैरेसमेंट की वजह से, उसकी वजह से कोर्ट ने यहां पे 5 करोड़ का लमसम कॉम्पेंसेशन दिया है। इसके अलावा हस्बैंड ने यहां पे आर्टिकल 32 जो रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है, जहां पे अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है
तो वो फ्री हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के लिए। ऐसे केसेस में हस्बैंड ने इस फंडामेंटल राइट का, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसका मिस यूज किया, इसलिए कोर्ट ने इसके ऊपर 5 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई है इस केस में, राइट। नेक्स्ट, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो यहां पे क्या क्या लीगल जो प्रिंसिपल्स हैं वो निकल करके आते हैं। एक शिफ्ट यहां पे हमें दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक एडजुडिकेटर यानी सिर्फ डिसाइड करने का रोल नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक एक्टिव स्टेप ले रहे हैं प्रोटेक्ट करने का। किसको? विक्टिम्स को, जो लीगल हैरेसमेंट का शिकार है। अब यहां पे एक बात यह भी समझ में आती है कि मेंटेनेंस लॉस को डिफीट नहीं किया जा सकता है लगातार केसेस फाइल करके। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात बाहर आती है यहां पे। अब क्या करते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर्स को भी यहां पे बचाया जा रहा है, क्योंकि लॉयर हस्बैंड क्या कर रहा था, अपनी वाइफ के एडवोकेट्स के ऊपर भी बार काउंसिल की कंप्लेंट्स और केसेस फाइल कर रहा था। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोर्ट ने एक प्रोएक्टिव स्टेप उठाया है। अब कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमने लॉ पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक। आदित्य बहुत सारे केसेस फाइल कर देता है काव्या के अगेंस्ट और उसके एडवोकेट के अगेंस्ट, अलग अलग फोरम्स में। वो क्लेम करता है कि ये सारे सूट्स या सारे केसेस जो हैं वो लीगली मेंटेनेबल हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या कोर्ट्स इसको अब्यूज मानने वाले हैं, जो इतने सारे फाइल करे गए हैं केसेस, या फिर ये लीगल है, राइट। सारे लोगों को पता है कि हाँ, अगर हम देखें तो कोर्ट इसको अब्यूज ऑफ पावर मानेगी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द केस दैट वी जस्ट सॉ, क्योंकि यहां पे इंटेंशन क्या हो रहा है, इंटेंशन डायरेक्टली दिख रहा है टू हैरेस काव्या एंड हर एडवोकेट इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट, अगर हम देखें, निखिल को ऑर्डर किया गया है मेंटेनेंस देने के लिए रिया को। पे करने के बजाय वो क्या करता है, रिपीटेड एप्लीकेशंस फाइल करता है कि इस जजमेंट को मॉडिफाई किया जाए और ऑब्जेक्शंस रेज करता है, और ये आर्ग्यू करता है कि इन्फोर्समेंट को तब तक वेट करना होगा जब तक इसके फाइल किए हुए सारे केसेस को निपटा नहीं दिया जाता या खत्म नहीं कर दिया जाता। क्या जो इसने प्रोसीजरल चैलेंजेस पोज किए हैं बाय फाइलिंग ऑब्जेक्शंस और कंप्लेंट्स, क्या उसकी वजह से ये रुक जाएगा, क्या फिर क्या ये बच सकता है अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या फिर मेंटेनेंस ग्रांट करने से? तो आंसर यहां पे नो है, जैसा हमने इस केस में देखा, क्योंकि ये क्या होगा, ये क्लियरली मिस यूज होगा लीगल प्रोविजंस का टू एस्केप वंस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, एक और सिनेरियो है, आरव और मीरा स्पाउसेस हैं और ये एक इंटरकनेक्टेड डिस्प्यूट में लॉक्ड हैं अभी फिलहाल, जो कि बहुत सारे ट्रायल कोर्ट्स में स्कैटर्ड है, राइट। अब यहां वहां लिटिगेशन करने की वजह से इफेक्टिव एडजुडिकेशन, इफेक्टिव डिसीजन पॉसिबल नहीं है और इससे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। आरव इंसिस्ट करता है कि सारी ट्रायल कोर्ट्स को पहले यह प्रोसेस खत्म करना होगा, देन ओनली वी कैन रीच टू अ कंक्लूजन। क्या सुप्रीम कोर्ट को वेट करना चाहिए लोअर कोर्ट्स के डिसीजन के आने तक, या फिर वो सारे के सारे केसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं एक टाइम पे? तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो बहुत सारा हैरेसमेंट गो थ्रू करना पड़ रहा है वाइफ को इस केस में, या फिर अगर हम कहें तो बच्चों को भी इस केस में। तो क्या सारे केसेस को खत्म होने का वेट करना चाहिए? द आंसर इज नो। हियर इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट बाय एक्सरसाइजिंग देयर एक्सेप्शनल पावर्स गिवन अंडर आर्टिकल 142 दैट इज रिलेटेड टू पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, वो क्या कर सकते हैं, वो सारे के सारे केसेस को क्वॉश कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो, राइट। तो अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम इन सारी चीजों को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये एक ऐसा क्लासिक केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक एडजुडिकेटर यानी डिसाइड करने वाली अथॉरिटी की तरह काम नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट आगे आए और उन्होंने एज अ प्रोटेक्टर काम किया एक ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जो कि लॉ के ही प्रोविजंस को शील्ड बना करके अपनी वाइफ को लीगली हरास करने की कोशिश कर रहा था। What is your opinion on this issue? Please let me know in the comment box. And in case if you guys want me to make more such videos, please let me know. Thank you so much for watching this video.